नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल की कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, जजमेंट नहीं, एक ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें काफ़ी इंटरनेट में भी इसके बारे में बताया गया है। आइए हम उस ऑर्डर को एक बार देखते हैं। उस ऑर्डर में क्या बताया गया है। ये देखिए 498 से संबंधित एक ऑर्डर है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मैरिड वुमेन को डोमेस्टिक काम करने के लिए कहा जाए तो वो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी बताया है, ये औरंगाबाद बेंच का ये ऑर्डर आया हुआ है 21 अक्टूबर 2022 को प्रोनाउंस्ड हुआ था, बट केस की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या इसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, उसके बारे में भी समझने की थोड़ा सी कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक एप्लीकेशन थी, वो फाइल की गई थी 482 सीआरपीसी के अंदर, जो एफआईआर है जो लगाई गई थी हस्बैंड के ऊपर और जो मदर इन लॉ के ऊपर और सिस्टर इन लॉ के ऊपर। तो यहाँ पर वो एप्लीकेंट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर एक 482 के अंदर एक पिटीशन फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि जो एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में 498, 323, 504, 506 के अंदर और सेक्शन 34 के अंदर, उसको रद्द कर दिया जाए और साथ में जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उसको जो भी पेंडिंग है उसको भी समाप्त कर दिया जाए। एप्लीकेंट नंबर 1 जो है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जो वाइफ है, उनके हस्बैंड है, और एप्लीकेंट नंबर 2 जो है मदर है एप्लीकेंट की, यानी कि मदर इन लॉ है, और एप्लीकेंट नंबर जो 3 है वो सिस्टर इन लॉ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, फैक्ट्स में देखते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक जो है एक कंप्लेंट लॉन्च की थी 9 सितंबर 2020 को, और कहा कि जो मैरिज है वो परफॉर्म हुई थी एप्लीकेंट नंबर 1 के साथ 12 दिसंबर 2019 को पूना में, और सो एंड सो अमाउंट का जो गोल्ड दिया गया था, कैश दी गई थी, और उन्होंने कहा कि उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट किया गया था 1 मंथ तक एप्लीकेंट द्वारा, लेकिन फिर उसके बाद मेड सर्वेंट की तरह ट्रीट किया गया और एप्लीकेंट्स ने 4 लाख की डिमांड की 4 व्हीलर खरीदने के लिए, और बताया कि फादर के पास इतना अमाउंट नहीं है। फिर उसके बाद फिजिकली और मेंटली हरास किया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि अभी गेस्टेशन की चाहत है, और कहा कि अभी गेस्टेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और एप्लीकेंट नंबर 2 और 3 ने असॉल्ट किया, स्लैप्स और किक्स और अब्यूज किए और थ्रेटन किया कि उन्होंने डिफ्रॉड किया है उनके साथ। और फिर इसके बाद एफआईआर लॉन्च की गई एप्लीकेंट नंबर 2 और 3। एफआईआर में कहा गया कि एप्लीकेंट 2 और 3 उनके फादर के प्लेस में गए और इन्फॉर्म किया कि 4 लाख रुपए लेकर आए, तभी वो आ सकती हैं, घर में रह सकती हैं। और इसके बाद जो है एफआईआर लॉन्च कर दी गई 27 जून 2020 को। और फिर अब यहाँ पे सबमिशंस दिए गए कोर्ट में, और कोर्ट में बताया गया कि जो एफआईआर जो है वो एक अनकोटेड वर्जन है। मैरिज जो हुई थी, क्योंकि ये सेकंड मैरिज है रेस्पोंडेंट नंबर 2 की, और पहले हस्बैंड के ऊपर भी कंप्लेंट डाली गई थी, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डाला गया था, और ये बताया गया कि एक हैबिचुअल, इसके बाद हैबिचुअल लिटिगेंट, मतलब जो एक हैबिचुअली वो कंप्लेंट डालती हैं, क्योंकि एक डाइवोर्स की भी पिटीशन डाली गई थी, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया था सेक्शन 13B के अंदर। और फिर इसके बाद ये सारी उन्होंने अपने सबमिशन बताए। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 17,29,000 की एक कार भी खरीदी गई है, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है 4 लाख की डिमांड करने का फॉर द परचेज ऑफ द कार। और सारी एलिगेशन जो ऑमनीबस इन नेचर है। और फिर कहा कि उनको खुद ही गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद एक जगह लेके गए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बताए आ रहे थे, इसकी वजह से तो डिफिकल्टी हो रही है। मतलब ये सब अपने सबमिशंस दिए गए उनको कोर्ट के सामने। फिर बाद में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है, एविडेंसेस अभी आने हैं, तो ये फिट केस नहीं बनता है कि एफआईआर
को क्वैश कर दिया जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया कि मैरिज जो है वो हुई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 और एप्लीकेंट के साथ 12 दिसंबर 2019 को। एफआईआर में और स्टेटमेंट्स में कहीं नहीं बताया है कि उन्हें घर से निकाला गया और फिर शिव के घर से बाहर निकाला गया और वो डिसाइड कर रही हैं पेरेंट्स के बाद साथ। ये एडमिट जरूर किया गया कि 27 जून 2020 को वो अपने पेरेंट्स के साथ रिसाइड कर रही हैं, लेकिन ये नहीं मेंशन किया गया कि स्टेटेड इन द एफआईआर दैट फॉर सम पर्पस ओनली। ये नहीं मेंशन किया कि किस पर्पस के लिए वो पेरेंट्स के पास गई। और एफआईआर में स्टीरियोटाइप एलिगेशन लगाया। स्टीरियोटाइप वर्जन में लिखा है कि हर पेरेंट्स और रिलेटिव्स की पेरेंट्स दैट शी वाज ट्रीटेड प्रॉपर्ली फॉर अ मंथ। एक महीने तक वो प्रॉपर्ली उनको ट्रीट किया गया। फिर वेगली स्टेटेड, यहाँ पे बताया कि वेगली स्टेटेड लिखा गया है यहाँ पे कि वेगली स्टेटेड कि उसे मेड सर्वेंट की तरह ट्रीट किया गया। सिर्फ ये कहा कि वेगली बोला गया कि डिटेल्स नहीं बताए गए इसके बारे में किस तरीके से। शी हैज नॉट गिवन द डिटेल्स ऑफ द सेम। अगर यहाँ पे कोर्ट ने अपनी ये ऑब्जर्वेशन दी जो बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है कि अगर मैरिड लेडी को कोई हाउस होल्ड वर्क कहा जाए फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो एक मेड सर्वेंट है। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी है यहाँ पे, इफ ए मैरिड लेडी इज आस्क्ड टू डू अ हाउस होल्ड वर्क डेफिनेटली फॉर द पर्पस ऑफ द फैमिली, इट कैनॉट बी सेड दैट इट इज लाइक अ मेड सर्वेंट। इफ शी हैड no wish to do her household activity, she ought to have told it either prior to the marriage so that bridegroom can rethink about the marriage itself of it is after the marriage। अगर कहा है कि अगर वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड काम नहीं करना चाहती थी तो वो अपने मैरिज से पहले अपने हस्बैंड ब्राइडग्रूम को बता सकती थी ताकि वो मैरिज से पहले सोच सके कि क्या करना है आफ्टर मैरिज। देन सच प्रॉब्लम आउट टू बी हैव सॉर्टेड आउट अर्लियर। इस तरह की प्रॉब्लम को पहले से ही सॉल्व किया जा सकता था अगर वो उन्होंने काम करने की इच्छुक नहीं थी। तो अब यहाँ पे आगे होल वर्जन भी बताया कि अगर एफआईआर है वो साइलेंट है कि उन्हें मेड सर्वेंट की तरह ऑन द पॉइंट वेदर देयर वाज अ मेड सर्वेंट एट द मैट्रिमोनियल हाउस फॉर डूइंग द वर्क ऑफ द washing utensils, wash clothes, sweeping etc. which is generally given to a maid servant। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि एफआईआर भी साइलेंट है इस पॉइंट में कि क्या कोई मेड सर्वेंट था मैट्रिमोनियल हाउस में जो जिसे घर का काम जैसे बर्तन को धोना, कपड़े धोना, स्वीपिंग करना जो कि एक मेड सर्वेंट को दिया जाता है। तो ऐसा कुछ एफआईआर में मेंशन नहीं किया गया। और साथ में ये बताया कि जो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट ली गई 161 सीआरपीसी में, और में ये बताया गया कि आफ्टर 1 महीने के बाद हस्बैंड ने 4 लाख की डिमांड की फॉर द परचेज ऑफ द 4-व्हीलर। तो अब यहाँ पे ये भी कहा कि फादर के पास इतना अमाउंट नहीं है। इट इज स्टेटेड दैट एप्लीकेंट हैड हरास्ड हर फिजिकली एंड मेंटली। तो ये सारे डिटेल्स लैक करते हैं कि मेनली यूज करना वर्ड की मेंटली और फिजिकली सफिशिएंट नहीं होता है कि 498 के आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। जब तक कि कंक्लूजन इट कैनॉट बी कंक्लूडेड, अगर कोई उसे डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा तभी इस तरह से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि उन्हें क्रूरटी की गई है। तो यहाँ पे ये बताया कि एलिगेशन है एप्लीकेंट नंबर 1 के अगेंस्ट में कि अमाउंट 4 लाख की डिमांड की गई फॉर द परचेज ऑफ द 4 व्हीकल, लेकिन कोई एलिगेशंस नहीं है उनके अगेंस्ट कि उन्हें एक तरह का डिफ्रॉड किया गया ऑन द अकाउंट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर एफआईआर के अंदर फर्दर अगर एलिगेशंस को देखा जाए, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये बताया, ये उनकी जो एक स्टेट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आगे उनको ट्रांसलेट किया गया है कि she was got medically checked through a doctor for the birth of the son. Thereafter the doctor told the gestation period is not complete। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिकली स्टेट नहीं किया गया कि she is pregnant and she is carrying the pregnancy for days, weeks or a month। तो unless she would have become pregnant, there was no question of completion of the pregnancy and delivery of the child। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ये सारी चीजें इंटेंशनली काफी वेग हैं और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में कहीं भी विस्पर नहीं किया गया है। तो यहाँ से सिर्फ ये चीज निकल के आती है कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी
और इसके थोड़ा सा मेडिकली टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने कहा कि एप्लीकेंट नंबर 2 और 3 जो कि मदर इन लॉ है और सिस्टर है, उन्होंने अब्यूज किया, असॉल्ट किया, उन्हें चीट किया गया है। तो कोई डिटेल्स नहीं बताए गए कि किस तरीके से उन्हें चीट किया गया। अब यहाँ पे बताया कि सारी एलिगेशन ऑमनीबस हैं और अट्रैक्ट नहीं करती हैं 498A की, और इंसिडेंट बता देना कि एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, साइलेंट हुए हैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के, और कि वो पेरेंटल हाउस में गई, क्या हुआ था उस इंसिडेंट को, उस दिन को, और कितने 2.5 महीने तक क्यों चुप रही, जो उनके बेसिस पे उन्होंने FIR लॉन्च की। और डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड में दिए गए हैं कि उन्होंने पहले प्रोसीडिंग्स, अर्लियर मैरिज भी हुई थी और पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी। तो कोर्ट ने कहा हम इन चीज़ों के डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि अगर फैक्ट ये है कि अगर वो डिवोर्स था उनका और कंप्लेंट्स एप्लीकेशन पहले हस्बैंड के ऊपर डाली थी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी हैबिट है और एलिगेशन लगाने के लिए और मनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर एलिगेशंस को देखा जाए, एविडेंस को, कि ये सफिशिएंट नहीं है कि जिससे प्राइम फेशिया केस बनता हो 498 का, और उसके बेसिस पे कि ऑफेंस 323, 504, 506 और 34 IPC कंसर्न। तो 498 तभी बनता है कि अगर बताया जाए कि अनलेस अदर ऑफेंसेस आर शोन व्हिच विल अमाउंट्स टू द क्रूल्टी। अगर जो सारे ऑफेंसेस भी लगाए जाएं, बताए जाएं कि 498 से क्रूल्टी हो रही है, ऑफेंसेस अंडर 498 को वो ऐसे केस में नहीं बनाया जा सकता। एक तरह की फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी अगर एप्लीकेंट्स को कहा जाए कि वो ट्रायल को फेस करें। सारी एलिगेशन, इस तरह की एलिगेशंस के बेसिस पे एप्लीकेशन को 482 की एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है, और एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर दी, और FIR जो रजिस्टर्ड हुई थी सो एंड सो पुलिस स्टेशन पे, उन्हें क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। तो ये था ऑर्डर आया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।